वो दोनों डिपार्टमेंट से सीधा एसटीसी आई थीं। ये स्टूडेंट टीचर्स सेंटर था, जो हॉस्टल एरिया में था, जो एक छोटे से शॉपिंग मॉल की तरह था, जहाँ ज़रूरत और पसंद की हर चीज़ मिल जाती थी। मेहरू को कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं थक गई हूँ यार, हानम ने एक तरफ बैठते हुए कहा था। वो डिपार्टमेंट से वहाँ तक पैदल आई थी, जो अच्छा खासा फासला था। अच्छा तुम बैठो, मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। मेहरू शॉप की तरफ बढ़ गई थी। रात को एसटीसी पर स्टूडेंट्स का एक मेला लगा होता था। हंसते मुस्कुराते चेहरे वहाँ जिंदगी थोड़ती थी। अचानक हानम की नज़र लड़कों के ग्रुप में बैठे आरजे पर पड़ी थी, जो सिगरेट पी रहा था। नशई। हानम उसे देखकर बड़बड़ाई थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके आरजे ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई थी, और फिर हानम पर उसकी नज़र रुकी थी, जो उसे ही देख रही थी, और फिर आरजे के देखने पर नजरें चुरा गई थी। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हानम को देख रहा था। धुएं के मरकोलों में हानम का चेहरा कभी धुंधला जाता था और कभी वाजिया हो जाता था। वो उसे देखकर ना जाने किस सोच में पड़ गया था। लफंगा। वो उसे ही तक रहा था। हानम एक झटके से उठी थी और फिर उस शॉप के अंदर चली गई थी, जहाँ मैं रुक गई थी, जबकि आरजे अभी तक सोच के जेर असर था। डिपार्टमेंट में मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे। सेमिनार को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था। एक हफ्ते तक वो पूरी तरह से पढ़ाई में कर रहे थे। आज उनका रिजल्ट था। तवक्का के मुताबिक आरजे ने टॉप किया था। वो सबसे ऊपर था। हानम को उसके टॉप करने पर कोई मसला नहीं था। अलबत्ता वो हैरान थी कि कभी वो क्लास में आ जाता था और कभी दिनों गायब रहता था, फिर भी टॉप कर गया था। अलबत्ता एक बात पर वो शुक्र करती थी कि कभी उनकी बराह रास्त बात नहीं हुई थी। वो सेमिनार रूम के बाहर ऐसे होता था जैसे उसे जानता ही ना हो। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था। सर्दी की शिद्दत में अचानक ही इजाफा हो गया था। लाहौर का दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री पर चला गया था। हानम बिस्तर में दबकी बैठी थी। बाहर चलने वाली तेज हवाएं उसे अंदर रुके रहने पर मजबूर कर रही थीं, क्योंकि उसे हद से ज़्यादा ठंड लगती थी। वो पूरी तरह से अपने मोबाइल में मगन थी जब मेहरू की आवाज़ पर चूंकी। हनी चलो ना, एसटीसी चलते हैं। हानम के लिए मेहरू ने गोया धमाका किया था। वो ठंड से मरी जा रही थी और मेहरू को एसटीसी जाने की पड़ी थी। ना बाबा, बहुत ठंड है। हानम ने साफ इनकार किया था। यार चलो ना, डिपार्टमेंट से आकर कमरे में घुस जाती हो। हम कहीं बाहर भी घूमने नहीं जाते। मेहरू भी मनाई थी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेहरू, 2 साल पड़े हैं, घूम लेंगे। वैसे भी कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमने लाहौर नहीं देखा। देखा है यार, लेकिन हम दोनों तब साथ नहीं थी ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ये 2 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आनम काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। अपने कमरे में रहना, गूगल पर चीज़ें सर्च करना और किताबें पढ़ना, ये उसका अवलीन मशगला था। उसे बाहर घूमना फिरना एक हद तक अच्छा लगता था। वो इन चीज़ों के लिए पागल नहीं थी, ना वो ज़्यादा सोशल थी। उससे फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते थे, और इसका सबूत था कि पूरे स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी लाइफ में उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी सवाए मेहरू के। वो अक्सर हैरान होती थी कि मेहरू उसकी दोस्त कैसे बन गई थी। ये शायद मेहरू की पेशकदमी थी। वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी, और लोग उसे अक्सर बोरिंग कहते थे। कल चलेंगे ना, अब तो शाम हो गई है, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। ओह शिट। मेहरू ने अपने सर पर हाथ मारा था। क्या हुआ? आनम हैरान हुई। यार आज आरजे का इंटरव्यू था, मैं भूल गई। मेहरू फ़ौरन बिस्तर के अंदर घुसी थी और लैपटॉप उठाकर यूट्यूब ऑन की थी। वो उसका इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी, जबकि हानम अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। कैसे हैं आप मिस्टर आरजे? जैसा हमेशा से था। वो मुस्कुराया था। और आप हमेशा से कैसे हैं? एंकर ने दोबारा पूछा। जैसे अभी नजर आ रहा हूँ। यानी आप बदलते नहीं, एक से रहते हैं? एंकर ने तस्दीक चाहिए थी। जी, आप कह सकती हैं। वो फिर मुस्कुराया था। आप पर चीज़ें, मौसम और खूबसूरती असर नहीं करती क्या? मौसमों का बदलना आपकी शख्सियत पर कितना असर करता है? सवाल मौजूद था। कुछ खास नहीं, मुझे ये सब चीज़ें जल्दी मुतासिर नहीं कर पाती। कमाल है, ये सब छोड़ें, अपना हकीकी नाम बताएं। मुझ समेत यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आरजे का असल नाम क्या है। एंकर ने पूछा। रोहान जबील, लेकिन लोग मुझे आरजे के नाम से ही जानते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको किस नाम से बुलाती है? मेरी गर्लफ्रेंड्स। उसे गर्लफ्रेंड्स पर जोर दिया था, यानी कोई एक नहीं थी। ब्रेकअप से पहले जान, ब्रेकअप के बाद शैतान। उसे ठिठाई से कहका लगाया था। और आपके पेरेंट्स? आरजे, तुम एक नंबर के खधे और उल्लू के पट्टे हो। तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। सही जबील की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। लगता है वो आपसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं।
आरजे को खामोश देखकर एंकर ने पूछा था। वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करते हैं। आरजे बड़बड़ाया था। आपको गाने का शौक कब हुआ? जब मैं 6 साल का था। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जादू करती है। आप प्रोफेशनल और ऑफिशियल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मुझे शौक नहीं। संजीदा सा जवाब था। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? गाने और तैरने का। लोगों को तंग करना, उनका जीना हराम करना, ये सब कहना वो शायद भूल गया था। ये गधा मुझसे मार खाएगा। सही जबील की आवाज़ से मधिया एकदम उछली थी। वो हवेली आई हुई थी और लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, जहाँ आरजे का शो चल रहा था। अरे छोटे बाबा सही आपका भाई। वो एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई थी। सईद हवेली में मर्द औरतों और औरतें मर्दों का खास एहतराम करती थीं। बड़े बाबा साईं, छोटे बाबा साईं और हर शाम आज तक मधिया के कमरे में नहीं गए थे। कोई काम होता तो पैगाम भेजकर बुला लेते थे। एक आरजे था जो तूफानों की तरह आता और जाता था, ना किसी का डर ना लिहाज, सवाए सईद जबील के जिनसे वो हार खाता था। ये लड़का नहीं सुधरने वाला। अल्लाह जाने इसका क्या बनेगा। करता हूँ इस गधे को फ़ोन। वो अफसोस करते जा चुके थे, जबकि मधिया एक बार फिर सच हटककर इंटरव्यू की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। सुना है आप बहुत मूडी हैं मिस्टर आरजे। खूबसूरत एंकर ने अपने सामने शान से परचुमान आरजे से पूछा था। ये शाइनिंग स्टार चैनल का सेट था, जहाँ पर ज़्यादातर नई नई शोहरत हासिल करने वाले नौजवानों के इंटरव्यू होते थे। एंकर सनम पिछले कई महीनों से आरजे को इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, जो मुसलसल इनकार कर रहा था। उसे शोहरत का ज़्यादा शौक नहीं था। वो ये चीज़ प्रोफेशनल सिंगर बनकर भी हासिल कर सकता था। अचानक उसने अब इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी थी। नहीं, मूडी नहीं हूँ। लेकिन मेरे मूड का कोई भी भरोसा नहीं होता। मैं बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता हूँ हर चीज़ का। शायद इसी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है। वो संजीदा सा बता रहा था। फर्ज करें मिस्टर आरजे कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी से भी, क्या हो सकती है? नो, नेवर। लेकिन मैं 1000 मोहब्बतें कर चुका हूँ। हंसा था। चले मोहब्बत छोड़े, पसंदीदगी ही कह लें। कोई आपको अच्छा लगने लगे और फिर आपको महसूस हो कि वो एक धोखेबाज शख्स है। फर्ज करें वो आपके दिल के बहुत करीब हो जाए। फर्ज करें वो आपको छोड़ जाए और आप उसकी याद में रोए। कैसे लगेगा आपको? लड़कियों की फरमाइश पर जो आरजे की मदह थी, एंकर सनम उससे मोहब्बत के बारे में बहुत सवाल कर रही थी। एंकर की बात सुनकर आरजे ने जोरदार ठेका लगाया था। वो हंसा था और फिर हंसता चला गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दिलचस्प होगा ये सब। मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। इनफैक्ट मैं चाहूँगा अब ऐसा हो। वो बेतहाशा हंस रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिनमें बहुत ज़्यादा हंसने के बायस अब नमी सी फैल गई थी। जिस बात के तसव्वुर से ही आम लोग काम चाहते थे कि उन्हें मोहब्बत में धोखा ना मिले, वो इस बात पर कहके लगा रहा था और कह रहा था कि उसके लिए ये सब दिलचस्प होगा। लोग हैरान और परेशान से उसका शो देख रहे थे। वो अपनी सोच में सल्फाइड होने का सबूत दे रहा था। एंकर सनम जानती थी कि आज का ये शो सुपरहिट होने जा रहा था। हो ही ना जाए इस जैश को कहीं मोहब्बत। मेहरू ने फुल वॉल्यूम में उसका इंटरव्यू लगाया हुआ था। आखिरी बात सुनकर हाना बड़बड़ाई थी। यार हानी, कुछ तो एहतराम किया करो। जानती हो वो सईद है। मेहरू ने उसे टोका था। हाँ, तो मैंने कब कोई गाली दी? मैंने तो बस जैश कहा है। और जिसे खुद अपने खानदान का एहसास ना हो, दूसरों से क्या तवक्का रखनी। वो भी अपने नाम की एक थी, मजाल जो मान जाती। अल्लाह माफ़ करना, बस गलती से मुँह से निकल गया, वरना आप जानते हैं मैं इंसान की इज़्ज़त करती हूँ। वो अब दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी माँग रही थी। मिकी और आरजे सेंट्रल प्लाज़ा के सामने गाड़ी में बैठे थे। मिकी की नसें बार-बार प्लाज़ा की तरफ उठ रही थीं, जहाँ से उनके दोस्त ने बाहर आना था। वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते मिकी अचानक चौंका था। उसे गाड़ी से कुछ फासले पर एक पिज़्ज़ा हट की तरफ जाती हुई मेहरू और हानम नज़र आई थीं। ये यहाँ क्या कर रही हैं? इंतहा की धुंध पड़ रही थी। मेहरू और हानम दोनों घुटनों तक आते कोट पहने भालू लग रही थीं, लेकिन फिर भी मिकी उन्हें पहचान गया था। ये मेहरू कभी सुकून से नहीं बैठ सकती। मिकी की तेवरी चढ़ी थी। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम्हारी होने वाली जोजा है क्या मेहरू? आरजे ने अपनी ही बात पर छत फाड़ कहका लगाया था। मेरी होने वाली जोजा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी कानूनी वाइफ भी उसी के साथ है। मिकी ने तब कर कहा था। उसका इशारा हानम की तरफ था। आरजे ने चेहरा उसकी जानिब करके देखा था। वो वाकई वही दोनों थीं। मुंह बंद रखो मिकी। आरजे ने संजीदा से लहजे में कहा था। जब खुद पर बात आती थी, वो सीरियस हो जाता था। वैसे मैं हैरान हूँ। अच्छी खासी लड़की है हानम।
अभी तक यूनिवर्सिटी में या बाहर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया इसने। वो पुरसोच से लहजे में कह रहा था। क्यों? तुम्हारा दिल कर रहा है क्या उसका बॉयफ्रेंड बनने का? आरजे के लहजे में बला की गांठ थी। नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं आरजे की कानूनी वाइफ की तरफ मैली आंख से देखूं। मिकी खसियानी हंसी हंसा था। अच्छी बात है, 200 कदम दूर रहना चाहिए उससे। आरजे की बात पर मिकी ने चौंक कर उसे देखा था। उसे समझ नहीं आया था कि आरजे ने मजाक किया था या सच में वो संजीदा था। इससे पहले वो कुछ कहता उनका दोस्त वापस आ गया था और आरजे ने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उस रात हानम को नींद नहीं आ रही थी। सुबह उन्हें यूनिवर्सिटी से दिसंबर की छुट्टियां होनी थी। आरजे पिछले 2 हफ्तों से यूनिवर्सिटी नहीं आया था। वो अक्सर सोचती थी कितनी छुट्टियों करने के बावजूद भी डिपार्टमेंट वाले उसे कुछ कहते नहीं थे। इस दौरान एक सेमिनार हुआ था जिसमें आरजे नहीं था और हानम को उससे मज़ा नहीं आया था। उसके सवाल दिमाग को हिला देने वाले होते थे। वो सोचने पर मजबूर कर देता था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इतनी गहराई में नहीं जाते थे। उससे मेहरू से भी नहीं पूछा था कि आरजे क्यों नहीं आता। अगर वो ऐसा करती तो मेहरू लाजमन उसे तंग करती। वो बोर हो रही थी और फिर उससे मेहरू का लैपटॉप उठाकर अपने सवालों का जवाब ढूंढने शुरू किए थे। रूह क्या है? उससे टाइप किया था। लैपटॉप की रोशनी में उसकी ग्रे आंखें चकमक कर रही थीं। रूह अल्लाह का अमर है। अगर रूह की माहियत को समझना चाहते हैं तो अभी तक साइंस इस कदर तरक्की नहीं कर पाई कि आखिर रूह है क्या। एक इंसान ही को बाकी जानदारों से ज़्यादा शौर क्यों है? इसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है, लेकिन मंतकी तौर पर इतना जान लिया गया है कि रूह ही वो अमर है जिसकी वजह से इंसान अपनी और अपने इर्द गिर्द माहौल की बका की फिक्र में सरगर्दा रहता है। उसी रूह की बदौलत वो मौतुल अकर बाद अस मौत किया होता है कि जवाब का मुतलाशिर है। उसका जवाब भी साइंस के पास नहीं है, क्योंकि साइंस का दायरा इख्तियार से ये मौजू बाहिर है। एक बात जहन में रख लीजिए कि मौत का ताल्लुक रूह से नहीं, मौत या ज़िंदगी का ताल्लुक मादे की ख़ास तरकीबी बनावट से है, जो तरक्की करके एक मैक्रो से मैक्रो जानदार बन जाता है। मुमकिन है फ्यूचर में साइंस खुद यूनिसेलुलर बनाने के काबिल हो जाए और मौत पर भी काबू पा ले, लेकिन ये नामुमकिन के करीब तर है। लेकिन इस मादे को शऊर देना इंसान के लिए नामुमकिन ही रहेगा। वो शऊर जिससे इंसान खुद इजादात करने के काबिल हुआ है, यानी रूह शऊर का दूसरा नाम है। रूह ने सिरे लपकाहा था। क्वांटम फिजिक्स का रूह से क्या ताल्लुक है? सिर्फ मसवी ही नहीं, बल्कि साइंसदान भी मौत से कबल के गैर मामूली तजर्बे का मुतल्ला कर रहे हैं। इस मामले को फ़क़्त क्वांटम तबीयत के ज़रिए ही समझा जा सकता है, जिसके बारे में नील्स बोहर ने एक पेशन गोई की थी। नील्स बोहर के मुताबिक एक मुनबा से मुतल्लिक ज़रात के दरमियान एक मज़बूत रब्त पाया जाता है। ताहम आइंस्टाइन ने इसे भूतिया राब्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक दो मरबूत ज़रात यानी एक मुनबा से अलग अलग किए जाने वाले ज़रे आपस में एक ताल्लुक़ कायम रखते हैं और उनके दरमियान ये रब्त कायनाती फासले के बावजूद भी कायम दायम रहता है। क्वांटम तबीयत से वाबस्ता साइंसदान अब इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। उसी नज़रिए को सामने रखकर बाइस मुहक्किकीन कहते हैं कि जिस्म और रूह उसी तर्ज पर एक मुनबा से जुड़े दो अलग अलग अंसर हैं, बावजूद उनके बीच एक ताल्लुक बाकी रह जाता है। ताहम साइंसी तौर पर अभी इस मफरूज़े का साबित या रद्द किया जाना बाकी है। और जिस्म से रूह दूर हो जाना, मौत क्या है? तिब्बी ज़िंदगी का अमल अमूमन मुख्तलिफ अज़ा के नाकारा होने, कल्बी निज़ाम के थम जाने, फेफड़ों और दिमाग के नाकारा हो जाने की सूरत में रुकता है। तिब्बी नुक्ताए निगाह से मौत की मुख्तलिफ इकसाम हैं। एक दर्ज तो क्लिनिकल मौत है, जिसमें कल्बी निज़ाम रुक जाता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के मुख्तलिफ अज़ा तक तरसील बंद हो जाती है। क्लिनिकल मौत को टालने के लिए मुंह से सांस लेने या मसनूई सांस लेने और सीने को दबाने से उसे टालना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर दिमाग नाकारा हो जाए, यानी मौत दिमागी हो, तो फिर उसे टालना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि दिमाग की निचली तहों में कुछ हेलियात ब्रेन डेथ की सूरत में भी जिंदा हो सकते हैं, मगर शऊर जाता रहा है। ये बात ताहम अहम है कि दिमागी तौर पर मरने वालों को भी मसनूई तरीके से तवील अरसे तक जिंदा रखा जा सकता है। दिमागी तौर पर मुड़ चुकी खवातीन को बच्चे की पैदाइश तक मसनूई तौर पर जिंदा रखने के वाक़यात हमारे सामने हैं। दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुके 22 मरीज़ बैरूनी अवाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं। ताहम माहिरीन का ये भी कहना है
कि इसकी वजूहत रीढ़ की हड्डी से वाबस्ता हो सकती हैं और असल में ये दर्द या बैरूनी छूने का रद्द-ए-अमल नहीं होते। एक करंट सा हानम के पूरे जिस्म में दौड़ गया था। वो जानती थी कि मौत अटल है और हर सी रूह को उसका सायका चखना है, लेकिन ये सब पढ़कर उसका दिल काँप उठा था। अभी तो उससे कोई तहकीक नहीं की, बस सादा-सा जवाब ढूँढा और उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इंसान के अंदर सदियों जीने की चाह सदियों से मौजूद है, लेकिन मौत फिर भी अचल है। वो इन सवालात पर बहुत तहकीक और रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानती थी कि मौत, हयात और रूह का इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मालूम। मौत के वक़्त इंसान को क्या नज़र आता है? मौत के करीब जाकर वापस आने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें एक दिलकश रोशनी नज़र आई थी। शायद मौत इतनी बुरी या खौफनाक चीज़ नहीं है, मगर ये भी देखा गया है कि मौत से चंद लम्हे पहले अक्सर लोग शदीद तकलीफ़ में होते हैं। ये तकलीफ़ जानवरों में नज़र आती है, मगर मौत के बाद क्या होता है, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। दुनिया से जाने वालों के साथ हम राब्ता कायम नहीं कर सकते, मगर कुछ लोगों का दावा है कि दूसरे जहाँ के किसी शख्स से उनका राब्ता हुआ है, जिसे साइंस मानने को तैयार नहीं है। इस कराए अर्ज़ पर मौत एक ज़रूरत है। ये छोटा-सा स्यारा जिसका 70% समंदर है, इंसानों या हैवानों की बहुत बड़ी तादाद को सँभाल नहीं सकता। इसलिए इस जहाँ में मौत नागुज़ीर है। मेरी ज़ाती राय में मौत अगले जहाँ तक पहुँचने का ज़रिया है और अगले जहाँ में हम बहुत बेहतर और बामकसद ज़िंदगी में दाखिल होंगे। बल्कि शायद हम उस दिन का हिस्सा बन जाएँगे जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आनंद ने गहरा सांस लिया था। कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसे सुकून हुआ था। क्या पता वो एक और जहाँ हो, जहाँ वाक़ई अपनी खुशियाँ हों। क्या पता वो जहाँ इस जहाँ से बहुत खूबसूरत हो। उसने अपने दिल को तसल्ली दी थी। उसकी आँखें अब बंद होना शुरू हो गई थीं। इन सब में कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक उसे खुद तलाशना था। वो सोने के लिए लेट गई थी और फिर कुछ देर बाद वो नींद की वादी में उतर गई थी। आरजे फुटबॉल लीग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। आज उनका फुटबॉल मैच था जो डिपार्टमेंट की ही मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान था। उससे सामने दो ग्राउंड्स में धूप में बैठी हानम और मेहरू को देखा था। वो दोनों किसी बात पर हंस रही थीं। 5 मिनट बाद हानम के पास क्लास का एक लड़का आया था। आरजे उसे गौर से देख रहा था। उसके जहन में कल वाली मिकी की बात घूम रही थी। हेलो हानम, कैसी हो? वो उसके पास बैठते हुए पूछ रहा था। वो दोनों चौंकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। वो हैरान सी बता रही थी। दरअसल मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उसके हिलते लबों को देखकर आरजे का हरकत करता हुआ फुटबॉल वाला हाथ रुका था। वो उसकी लिपसिंग से उसकी बात को समझ रहा था। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। मैंने हमेशा तुम्हें आरजे से बहस करते देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें सुनना। वो साफ साफ बता रहा था। आनम के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई थी। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मेरा मतलब है सिर्फ दोस्त। वैसे भी हम क्लास फेलोज़ हैं। उसकी बात को समझकर हानम और आरजे दोनों का दिमाग घुमा था। मेहरू तो मुंह खोले उस शहराज को देख रही थी। उसे तवक्का नहीं थी कि वो उसके सामने ही बोल देगा। हम क्लास फेलोज ही ठीक है मिस्टर शहराज। अब की बार हानम का लहजा सर्द हुआ था। आज छुट्टियां हो जाएंगी, मैं चाहता हूँ हम नंबर एक्सचेंज कर लें। वैसे तो क्लास ग्रुप से भी मैं ले सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद तुम्हें बुरा लगे। हानम तो उसकी ढिठाई पर हैरान रह गई थी। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और प्लीज़ आइंदा मेरे सामने इस तरह की बातें करने से परहेज़ कीजिएगा। वो एकदम ही भड़क उठी थी और बैग उठाकर खड़ी हो गई थी। उससे सिर्फ दोस्ती का कहा था, कोई और बात नहीं की थी। लेकिन ना जाने क्यों हानम का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त था। यूनिवर्सिटी में ऐसी दोस्तियाँ करना आम सी बात होती है। दोस्ती ना भी हो, अपने ग्रुप के लड़कों से अच्छी बोलचाल हो जाती है। आप प्लीज़ बैठ जाएं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। वो अब मासरत कर रहा था और फिर कुछ सुने बिना ही वहाँ से चला गया था। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो किसी की नज़रों के हसार में थे। ये क्या हो रहा था? उसके जाने के बाद मेहरू एकदम चौंकी थी। मुझे क्या पता, तुम्हें नज़र नहीं आया क्या? आनम गुस्से से कहती लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई थी। आधे घंटे बाद मेहरू उससे खींचकर मैच देखने लाई थी। आरजे की टीम और एक दूसरी टीम खेल रही थी। दूसरी टीम में वो शहराज था। खेल के दौरान आरजे ने शहराज का निशाना लेकर फुटबॉल पूरी कुव्वत से उसे दे मारा था। वो धड़ाम से ऊंधे मुंह नीचे गिरा था। आनम हैरत से मुंह खोले कभी आरजे तो कभी उस शहराज को देख रही थी जो नीचे पड़ा करा रहा था और बाकी लड़के उसकी तरफ लपके थे। आनम ने देखा था कि आरजे ने जानबूझकर उसे फुटबॉल मारा था। इससे पहले कोई कुछ समझता या आरजे को कुछ कहता,
वो हाथ झाड़ता हुआ ग्राउंड से बाहर आया था और फिर एक निगाह हानम पर डालकर ये जा वो जा, जबकि हानम बुत बने उसे ज़्यादा देख रही थी। हानम का दिल एकदम कांप उठा था। आरजे की सर्द निगाह जो वो उस पर डालकर गया था, हानम को उसकी समझ नहीं आई थी। शहराज ज़मीन पर पड़ा कर रहा था, फुटबॉल उसके सीने पर लगा था। स्टूडेंट उसे उठाकर अंदर ले गए थे। हानम के दिल में अचानक ही आरजे के लिए नफरत की एक लहर दौड़ गई थी। उससे बहुत गुस्सा आया था। वो किसी को खुश नहीं देख सकता था। ये हानम समझ गई थी। तुमने शहराज को क्यों मारा आरजे? वो टेरेस पर खड़ा था, ठंडी हवा में एक बारीक सी टी शर्ट पहने, जब मिक्की उसके पीछे नुमादार हुआ था। हाथ में चलते सिगार के वो फुर्सत से कश ले लगा रहा था, अलबत्ता उसका जहन कहीं और पहुंचा था। मेरा दिल कर रहा था इसलिए। कोई तो वजह होगी ना। मुझे पता है तुम बिला वजह नहीं मारते। मिक्की अब उसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो गया था। वो उम्मे हानम को तंग कर रहा था। आरजी की बात पर मिक्की ने चौंक कर उसे देखा था। तो तो ये अच्छी बात नहीं है। आरजी का लहजा सख्त था। ओ कम ऑन आरजे, यकीन नहीं होता ये तुम कह रहे हो। क्या तुम खुद कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए? मैंने लड़कियों की मर्जी से किया है जो भी किया है, जबकि वो सरासर जबरदस्ती दोस्त बनने का कह रहा था। और आरजे को जबरदस्ती नहीं पसंद। ऐसा तो हर जगह होता है, तुम किस किस को मारोगे? मिक्की तनसिया पूछ रहा था। जिस जिस पर गुस्सा आएगा। उसका लहजा अटल था। ओ भाई हलाकू हान की औलाद, शर्ट पहन ले। हर वक्त लड़ने मरने पर तुले रहते हो। कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करो। ठंडी हवा मिक्की की हड्डियों में घुसती जा रही थी और आरजे को तलकीन करता अंदर जा चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आरजे हमेशा अपनी मर्जी करता था। जबकि आरजे अभी भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। हानी, वॉक करने चले? वहाँ पूछ रही थी। दिसंबर की छुट्टियां हो चुकी थीं। हमदान अंकल उसे हॉस्टल से ले आए थे। महरू अपने घर जा चुकी थी। वो जब से घर आई थी, बाहर नहीं निकली थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। आनंद ने साफ इनकार किया था। यार, क्या मसला है? कभी बात मान भी लिया करो। सभी वॉक करने जाते हैं। शाम को इतना अच्छा नज़ारा होता है बाहर। मैं और जवाद भी रोजाना जाते हैं। आज तुम भी चलो ना। माहम ने मिन्नत की थी। यार, मुझे काम है, मैं नहीं जा सकती। आनम जान गई थी कि आरजे इसी टाउन में 2 घर छोड़कर रहता है और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि उसे गलती से भी ये पता ना चले कि वो भी वहीं रहती थी। इसीलिए वो बाहर जाने से गुरेज करती थी। मेहरू, तुम यूं ही अकेले जल भूनकर और सड़ सड़ कर मर जाना। वह फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती बाहर निकल गई थी, जबकि उसकी बात पर हानम का कहका उपड़ा था। वो उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हंसती रही थी। जॉर्डन, तुम मिस्टर जोसेफ की क्रिसमस पार्टी पर चलोगे? एंथनी ने पुशअप करते हुए जॉर्डन से पूछा था। जब से मार्था की मौत हुई थी, एंथनी उसे अपने पास से आया था। नहीं। जॉर्डन ने इनकार किया था। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। बाहर निकलोगे तो दिल को सुकून मिलेगा। एंथनी ने ख्याल जाहिर किया था। मैं इधर ही ठीक हूँ। जॉर्डन का लहजा बर्फ से भी ज़्यादा सर्द था। ठीक है। एंथनी ने कंधे उचकाए थे। वैसे मैंने सुना है कि जोसेफ की वाइफ पाकिस्तान से है और इस क्रिसमस पे उसकी फैमिली भी आएगी। एंथनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। वो तिरछी निगाहों से जॉर्डन को देख रहा था। पाकिस्तान के नाम पर जॉर्डन के कान खड़े हुए थे। हरकत करते उसके जिस्म में एकदम ठहराव आया था। अच्छी बात है। उससे इतना ही जवाब दिया था। एंथनी ने अपना सर पीट लिया था। वो जानता था कि जॉर्डन अपनी मर्जी करेगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर निकला था। जॉर्डन अब लॉन्च में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। ये दावती कार्ड है। अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो आ जाना। इसके बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। एंथनी मेज पर कार्ड रखता बाहर की जाने पड़ गया था, जबकि जॉर्डन ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मिस्टर जोसेफ का घर रोशनियों से सजा था। मिस्टर जोसेफ पेरिस के मशहूर कसीनो का मालिक था। इसी वजह से एंथनी उसे जानता था। घर के बाहर बड़े से लॉन में क्रिसमस ट्री बनाया गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ देर पहले होने वाली बर्फबारी ने लॉन को सफ़ेद बना दिया था, जिस पर की गई सजावट ने इस जगह को परियों के तेज से बदल दिया था। ये सब कितना अच्छा है ना, बिल्कुल ख्वाब जैसा। माही ने पास बैठी एला से कहा था। एला मिस्टर जोसेफ की भतीजी थी और वो ही माही को इस पार्टी में लाई थी। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, एला ने जवाब दिया था। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, उसकी नज़र गेट की तरफ से आते जॉर्डन पर पड़ी थी। वो उसे लम्हों में पहचान गई थी। ब्लैक ड्रेस सूट पहने वो थोड़ा तहसीब याफ्ता लग रहा था, वरना एला ने तो उसका नाम ही जंगली रख दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एला की तेवरी चढ़ी। जॉर्डन अब मिस्टर जोसेफ और एंथनी के पास खड़ा था। मिस्टर जोसेफ उसे किसी बात पर कंधा थपथपाकर दांत दे रहे थे।
किसकी बात कर रही हो? माही ने उसकी नज़रों के ताकों में देखा था। उसे भी जॉर्डन नज़र आ गया था। वो ही जंगली। एला ने चबा-चबा कर कहा था। छोड़ो यार, रात गई बात गई। माही ने आम से लहजे में कहा था। लेकिन इसे यहाँ किसने बुलाया? एला सोच रही थी। अच्छा किया जॉर्डन तुम आ गए। मेरे कसीनो को चलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। मिस्टर जोसेफ अक्सर जॉर्डन की किस्से सुनाता रहता था। वो बहुत अच्छा फाइटर था। एंजॉय करो। मिस्टर जोसेफ अपना मशरूब का ग्लास हाथ में थामे वहां से दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया था। मुझे पता था तुम आओगे। एंथनी ने मुस्कुराते हुए जॉर्डन के कंधे पर, जबकि जॉर्डन की निगाहें वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। वो इन चेहरों में मशरकी चेहरों को तलाश कर रहा था कि शायद कोई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। आधी रात का वक्त था जब एक झटके से हानम की आंख खुली थी। आज काफी दिनों बाद उसे अपना वो ख्वाब नजर आया था जिसमें उसे कोई आग के दरिया में धक्का दे रहा है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। कुछ मिनट वो खुद पर काबू पा चुकी थी। मेज पर रखे पानी के जग से उससे पानी पिया था। उसे सर्दी में भी घबराहट हो रही थी। वो बेड से नीचे उतरी और फिर कमरे में मौजूद खिड़की खोलकर उसमें खड़ी हो गई थी। ताज़ा हवा के झोंके ने उसे फ्रेश किया था। शोर की आवाज़ पर उसने दाईं तरफ मुड़कर देखा था। आरजे के घर के लॉन में उसे काफ़ी लोग नजर आए थे। वहां से म्यूजिक की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। उसे घर के सामने गाड़ी को रुकते और फिर उसमें से लड़कियों को उतरते देखा था जिनका लिबास काबिल एतराज़ था। यकीनन वहां कोई पार्टी चल रही थी और म्यूजिक काफ़ी तेज था जिसकी मध्यम आवाज़ हानम तक पहुंच रही थी। वो तसव्वुर कर सकती थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। गुस्से और नागवारी की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो उसे कुछ कहकर अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ठाक की आवाज़ से खिड़की बंद कर चुकी थी। माही रेडी हो जाओ, तुम कुछ सुन रही हो? एला माही से कहती अपने अंकल की तरफ बढ़ गई थी। रेडी हो जाओ, लेकिन किस चीज़ के लिए एला? माही ने हैरत से उसे चाहते हुए देख कर पूछा था, लेकिन एला अनसुनी कर गई थी। 2-3 मिनट मिस्टर जोसेफ से बात करने के बाद वो अब लोगों के हजूम के दरमियान खड़ी हो गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एला ने होशदिली से सबको मुतवज्जा किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये रात हमारे लिए बहुत ही खास है, तो क्यों ना इस खास मौके को मजीद खास बनाया जाए। वो सवालिया अंदाज से पूछ रही थी। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई थी। यहाँ मेरी एक प्यारी सी दोस्त है जिसे कभी गाने का बहुत शौक होता था। एला ने गोया धमाका किया था। माही फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। पिछले साल उसे म्यूजिक का शौक चढ़ा था और उसने म्यूजिक सीखा भी था, बाकायदा क्लासेस देकर। उसके घर में पियानो था, वो कभी कभी बजा लेती थी। हजारों बार बजाने पर वो सिर्फ 1-2 बार गुनगुनाई थी। माही की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अब जो काम एला ने किया था, माही का दिल कर रहा था कि वो जाकर उस चुड़ैल का मुंह नोच ले जो लोगों की तालियों में अपनी बत्तीसी की नुमाइश कर रही थी। आ जाओ माही और अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बखेरो। एला ने एक आंख बंद करते हुए शरारती अंदाज में कहा था। लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और अपनी तालियों से उसे आने की दावत दे रहे थे। माही गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और एला की तरफ बढ़ी थी। ये क्या बकवास है एला? माही ने काट खाने वाले अंदाज में कहा था। अलबत्ता उसकी आवाज़ सीमी थी। तुम कब से रोने वाला मुंह बना के बैठी थी? मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। वो फिर मुस्कुराई थी, जबकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई थीं। एक स्पॉटलाइट बर्फ से बने कालीन पर रखे पियानो पर पड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द रखी मशालें किसी और दुनिया का नज़ारा पेश कर रही थीं। माही बेख्तियार ही उस पियानो की तरफ बढ़ी थी। जॉर्डन क्रिसमस हमेशा अपनी माँ के साथ मनाता था। उसे याद था पिछले साल भी मार्था बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी उसे जॉर्डन के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री बनाया था और फिर सेंटा वाले कपड़े पहनकर उसे खुश करने की कोशिश की थी। वो अब जवान हो गया था, लेकिन मार्था उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। मार्था की याद आते ही उसकी आंखें नम हुई थीं और आसपास का सारा मंजर धुंधला सा गया था। जॉर्डन का दिल वहाँ मौजूद हर चीज़ से उचाट हो गया था। उससे बिना एंथनी को बताए वापस के लिए कदम बढ़ाए दिए थे जब उसके कानों ने एक भली सी आवाज़ सुनी थी। वो पियानो की आवाज़ थी। एक खूबसूरत धुन कोई बजा रहा था, कोई दिल से बजा रहा था। जॉर्डन के कदम साकित हुए थे। उससे मुड़कर देखा था। जहाँ उसे लोगों का हजूम एक जगह नजर आया था, वो बेख्तियार धुन की आवाज़ की तरफ बढ़ा था। जिस्म का रूह से क्यों लगे है फासला, वो एक लड़की की आवाज़ थी। वहाँ मौजूद लोग गोल दायरे में माही के इर्द गिर्द खड़े थे। उससे लोगों के पीछे खड़े होकर उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तरफ माही की पुश्त थी। मैं हूँ या है बस,
मेरी ये परछाइयाँ है बिछी बस ज़मीन, रात से हैं लापता, लफ्ज़ हूँ मैं अनकहा, हैं ये सच्चाइयाँ। वो गोल दायरे में चलते हुए उसके सामने की तरफ बढ़ रहा था। वो जो भी थी, बहुत अच्छा गा रही थी। उसके सामने पहुंचने के बाद जॉर्डन के कदम साकित हुए थे। मेरे सीने की हला, जैसे चंद मुंह की बला, क्यों ना सांसों से मिटे हैं ये तन्हाइयाँ। उसकी आवाज़ में इंतहा का दर्द था, वही दर्द जो जॉर्डन के सीने में मौजूद था। उसकी आवाज़ में इतनी ही नमी घुली थी जितनी जॉर्डन की आंखों में रहती थी। वो इस वक्त जॉर्डन को अपना अक्स मालूम हुई थी। ज़मीन को छूती मैक्सी पर भूरे रंग का कोट पहने, भूरे बालों को कंधे पर बिखेरे, जॉर्डन को इस वक्त उस पर किसी उदास शहजादी का गुमान हुआ था। कोई अंधा सा कुआं मेरे अंदर है छुपा, मुझे मिलती ही नहीं मेरी गहराइयाँ। मेरा पीछा छोड़ दे मिस माहिन हमदान। अशाम की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी और माही के हाथ एकदम साकित हुए थे। लोगों का सत्ता टूटा था। माही ने अपनी आंखों में आई नमी को हाथ बढ़ाकर साफ किया था। तुमने कमाल कर दिया माही। एला ने झुकते हुए उसके गालों को छुआ था। जॉर्डन उसे पहचान गया था। वो वही लड़की थी जिसे कुछ माह पहले जॉर्डन की वजह से चोट आई थी। क्रिसमस केक काटने के बाद खाना लगाया गया था। वो जॉर्डन की नज़रों में थी। वो उनके साथ वाले टेबल पर बैठा था और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये वो भी नहीं जानता था। काश आज हर शाम जबील होता, मैं उसे देख पाती। माही ने हसरत से कहा था। जबील के नाम पर जॉर्डन के कान खड़े हुए थे। उसके चेहरे के साविये एकदम बदल गए थे। अचानक ही उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जानबूझकर उनके करीब बैठा था कि उनकी बातें सुन सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो लड़की जबील को जानती थी जिससे वो ख़त्म करना चाहता था। हानम और आरजे दोनों एक बस स्टेशन पर खड़े थे। हर तरफ बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश। उन दोनों के अलावा इस स्टेशन पर और कोई नहीं था। डरी सहमी सी हानम ना जाने क्यों आरजे को गुस्सा दिला रही थी। वो उसकी जाने पड़ा था। हानम सहम कर एक कदम पीछे हुई थी। वो दोनों लोहे की बनी उस छत के नीचे खड़े थे जहाँ मुसाफिरों के इंतजार करने के लिए कुर्सियाँ रखी थीं। लोहे की छत पर तूफानी बारिश के बरसने की आवाज़ किसी खौफनाक चुड़ैल के चीखने जैसी थी। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, हानम पीछे हो रही थी। अब वो किनारे पर पहुंच गई थी। अगर वो एक कदम बाहर निकालती तो उसे बारिश का सामना करना पड़ता। आरजे ने उसकी आंखों में देखा था, जहाँ डर था और इल्तिजा थी कि मुझे बख्श दो। लेकिन वो बख्शने वालों में से नहीं था। उससे हाथ बढ़ाकर हानम को धक्का दिया था। वो बाहर सड़क पर गिरी थी। अचानक पानी का रंग सुर्ख हुआ था और बारिश होनी बारिश में बदल गई थी। हानम की चीखें बुलंद हुई थीं। देखते देखते बारिश अब आग का रूप धार गई थी, जो उसे पूरी तरह से झुलसा रही थी। हानम की दिल दहला देने वाली चीखें उभरी थीं और आरजे हड़बड़ाकर उठ गया था। कितने ही पल वो शॉक बैठा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उससे हाथ बढ़ाकर चेहरे पर आया पसीना साफ किया था। अगर वो ख्वाब था तो उससे अपनी पूरी जिंदगी में इतना बुरा ख्वाब नहीं देखा था। वो लोग सुबह 5 बजे सोए थे। सारी रात तेज म्यूजिक में बेहंगम डांस करते थक चुके थे। सुबह फजर की अजान के वक्त म्यूजिक बंद हुआ था। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद वो अब नीचे आया था। पूरा लॉन्च बिखरा था। कांच की बोतलें, कैन के डब्बे, खाने पीने की चीज़ें हर जगह पड़ी नजर आ रही थीं। आरजे का दिमाग घूमा था। वो भी 1 घंटा पहले सोया था। अभी 6 बज रहे थे, लेकिन रातें लंबी होने की वजह से बाहर अंधेरा था। उसके कुछ दोस्त रात को ही जा चुके थे, जबकि कुछ गेस्ट रूम में सोए पड़े थे। लाउंज में एक साफ सुथरा सोफा देखने के बाद वो उस पर बैठ गया था। वो आपने उसे पूरी तरह डरा दिया था। नींद थी कि उस पर गलबा पा रही थी और वो फिर कुछ देर बाद गहरी नींद सो चुका था।